नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को म्यूचुअल फंड से भिन्न बनाती है इंश्योरेंस के अलावा? तो वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो उसे भिन्न बनाती है। और जब कभी भी इंश्योरेंस के बारे में बात होती है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इस टॉपिक पर, और उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे मिस्टर लाजरस डायस जी के साथ। लाजरस जी, मैं आपका एक बार फिर से हकीकत कुछ और है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू या सो लाजरस जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस। इसके बारे में बताइए, इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है वो समझाइए। सो जनरली कॉस्ट जब होता है रंजीत, तो वो दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, एक को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है। जैसे हम कमीशन का कॉस्ट जैसे बोलते हैं कि जो कमीशन है वो सिर्फ बिजनेस के साथ रिलेटेड है, बिजनेस होगा तो फिर वो कॉस्ट होगा, अदरवाइज वो कॉस्ट होता नहीं। उसके अलावा मतलब बिजनेस के रिलेटेड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ये सब जो कॉस्ट है जो एक मार्केटिंग के साथ रिलेटेड है, तो वो कॉस्ट को हम वेरिएबल कहते हैं। दूसरा जो कॉस्ट है जिसको नॉर्मल पार्लेंस में उसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट है जो भले कंपनी को बिजनेस अगर नहीं भी आता है तो भी उसको ये कॉस्ट अदा करना पड़ता है। दे हैव टू मेक दिस स्पेंड। जैसे एक नॉर्मल अगर हमारी फैक्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो फैक्ट्री के जो वर्कर है उनका सैलरी तो देना पड़ेगा, भले काम है नहीं है। फैक्ट्री का जो मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा बिकॉज मशीनें चल नहीं रही, तो वेरिएबल में चला जाएगा। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो वेरिएबल में चला जाएगा। बट जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे अगर रेंटल पे है तो भले काम होता है नहीं होता है तो रेंट का कॉस्ट देना है, सैलरी का कॉस्ट देना है, तो ये जो सब फिक्स्ड कॉस्ट है इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो LIC में उसी प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअल बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है। तो प्रीमियम आया या नहीं आया उसके साथ रिलेटेड नहीं है, बट उसका कंपैरिजन परसेंटेज में होता है। प्रीमियम के परसेंटेज में कितना है वो देखना पड़ता है, बिकॉज उससे हमको ये पता चलता है कि कंपनी की हेल्थ कितनी अच्छी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो अभी फिलहाल अगर देखेंगे LIC का जो 2018-19 में अप्रोक्सीमेटली 29,000 करोड़ था। 29,000 करोड़ एक साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 29,000 करोड़ था। सब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का मिला के 22,000 करोड़ था। सब प्राइवेट कंपनीज का मिला के 22,000 करोड़ था। तो अभी अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि LIC का ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो 29,000 के सामने ऑफकोर्स 22,000 काफ़ी कम है। बट इसको अगर हम परसेंटेज में देखते हैं, रेशो में देखते हैं, तो रेशो में अगर देखेंगे तो LIC का कुछ 8.65 आता है और प्राइवेट कंपनीज का 12.86 आता है। अच्छा, तो तो मतलब 8.65 और 12.86 ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनी जो है वो कॉस्ट 30% उनका एक्स्ट्रा है। और ये नॉर्मल है बिकॉज पूरी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जितना प्रीमियम कलेक्ट करती है उसको कॉस्ट के साथ जब डिवाइड करेंगे तो रेशो पता चल जाता है। एंड ऑब्वियसली LIC का जो प्रीमियम अभी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से उनका कॉस्ट को अगर हम देखेंगे तो वो कम है। बट नॉर्मली भी कोई भी कंपनी जब शुरुआत में जब स्टार्ट करती है, ऑलवेज आप देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो रेशो है काफ़ी बड़ा रहता है, 50-60% रहता है। बट जैसे जैसे बिजनेस आता है, जैसे जैसे बिजनेस आता है और स्पेशली अगर वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो गिरने लगता है, बिकॉज जो जितना उसका रेवेन्यू आता है उसके सामने उसका फिक्स कॉस्ट सेम रहता है। मतलब एक जैसे पॉलिसी समझो 12 ही आ गए, बट वो 12 पॉलिसी के साथ अगर 12 लाख प्रीमियम आ गया और उसके दूसरा साल सपोज 12 पॉलिसी के सामने 12 करोड़ प्रीमियम आ गया, तो ऑब्वियसली वो 12 पॉलिसी को सर्विसिंग करने के लिए सेम उतने ही हाथ लगते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहेगा क्योंकि पॉलिसी 12 है। बट वो 12 पॉलिसी के साथ 12 करोड़ आ गया तो वो जो कॉस्ट है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रेशो एकदम गिर जाता है। तो ये जो रेशो है अप्रॉक्सीमेटली मतलब देखना चाहिए। अब ये कंपैरिजन एक्चुअली नहीं कर सकते बिकॉज LIC का जितना लंबा सफ़र रहा है, प्राइवेट कंपनीज का जो छोटा सफ़र रहा है,
बट एक कंपैरिजन के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं, तो LIC और प्राइवेट अभी अच्छा है या बुरा है इसको हम ये नहीं कर सकते, बट एक हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट LIC का जो 8.65% है, और ये कॉस्ट एवरी ईयर बेसिस पे हमको एक्चुअली देखना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर ये 2018-19 में 9.5 था और अभी हो गया है 8.65, तो मतलब इट इज़ इम्प्रूविंग। तो ऑलवेज ये कॉस्ट अगर इम्प्रूव होता है मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है, अपना जो फिक्स कॉस्ट है उसका जो रेट है वो सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहते हुए प्रीमियम ज़्यादा आएगा तो वो गिरना चाहिए। तो इसको एक्चुअली एक साल का हम लोग नहीं देख सकते, ऐसे अलग अलग साल का अगर देखेंगे, जैसे यहाँ 2 साल का रिकॉर्ड जो मेरे पास है, तो LIC का ऑलमोस्ट 0.8 रेशो जो है वो कम हुआ है, विच मीन्स LIC इज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, या तो उसका मतलब है सेम नंबर ऑफ पॉलिसीज में अपना प्रीमियम बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई द रेशो इज नाउ कमिंग डाउन। करेक्ट। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि 100 रुपए की इनकम के 100 रुपया प्रीमियम कलेक्शन के अगेंस्ट में करीबन 8 रुपया वो खर्चा करती है, और प्राइवेट कंपनी जो है करीबन 12 रुपया जो है खर्चा कर रहे हैं। Absolutely. तो लाजरस जी, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेक होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, पॉलिसी होल्डर पर क्या इम्पैक्ट होता है, और एजेंट्स पर क्या इम्पैक्ट है? अगर आइसोलेशन में अगर हम देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट शायद पता नहीं चलेगा ऐसे इंडिपेंडेंटली, बट अगर हम पीछे जाते हैं कि प्रीमियम का जो कलेक्शन, प्रीमियम का जो कैलकुलेशन होता है, वो प्रीमियम का कैलकुलेशन के लिए जो एक्चुअरीज है वो लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं, तो उसमें 3 एस्टिमेट होते हैं। एक एस्टिमेट है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा, एक्सपेंसेस कितना रहेगा, दूसरा है मॉर्टेलिटी का एक एस्टिमेट लगाते हैं कि मॉर्टेलिटी का क्या रहेगा, और तीसरा जो है वो रिटर्न का एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा जो प्रीमियम कलेक्ट होगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये तीनों जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी में एस्टिमेट होता है, तो पूरा ये आगे का 20 साल 25 साल के लिए जो पॉलिसी चलेगी, वो पॉलिसी के पीरियड में कितना इंटरेस्ट जमा होगा, कितना इंटरेस्ट हम कमाएंगे, इसके अगेंस्ट कितना कॉस्ट होगा और क्या होगा, इसका वो ये रहता है, मतलब कैलकुलेशन रहता है। अभी क्या है कि व्हाट इज सरप्लस, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में सरप्लस आता है, वो सरप्लस किस कारण से आता है, एक तो ऑफकोर्स उसका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो आता है, बट दूसरा 2 तरीके से सरप्लस में पैसा ऐड हो जाता है, और वो है आपका एक्सपेक्टेड मॉर्टेलिटी से अगर मॉर्टेलिटी कम हो गई, तो मैंने एस्टिमेट किया कि समझो 35,000 डेथ होंगे, और अगर उसके बजाय अगर 25,000 हो गए, तो जो बैलेंस जो पैसा मैंने कॉस्ट में इंक्लूड किया है, जिसके कारण मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया है लोगों को, वो सीधा सीधा पूरा सरप्लस में चला जाता है। तो वो एस्टिमेटेड मॉर्टेलिटी से अगर एक्सपीरियंस हो, उसको एस्टिमेट एंड एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होता है, सिमिलरली कॉस्ट का एक्सपेंसेस का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसके सामने एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर कम हो गए तो वो पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ जाएगा। तो ये अभी मुझे ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली जब प्रीमियम का कैलकुलेशन हुआ था तभी उन्होंने क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या रखा था, तो वो जो एस्टिमेट है वो पता चलेगा, तो वो LIC के अंडरराइटर्स को पता चलेगा कि बेसिकली हमने जो एस्टिमेट किया उसके अगेंस्ट मतलब कैसे चल रहा है, और फिर क्या करता है, फिर एक्चुअली उस हिसाब से आगे वाले प्रोडक्ट्स में वो चेंजेस करते रहते हैं कि अगर एक्सपीरियंस अगर कम हुआ तो फिर वो थोड़ा कम करेगा, जैसा मॉर्टेलिटी। तो ये मॉर्टेलिटी के वजह से जो सरप्लस आता है, एक्सपेंस के वजह से जो सरप्लस आता है, और जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है, ये तीनों को मिला के वो वैल्यूएशन सरप्लस होता है। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक्चुअल अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कम होते जाएगा तो नॉर्मली इट मीन्स दैट जो एस्टिमेट रहेगा वो ऑलवेज ज़्यादा ही रहेगा, और पॉलिसी होल्डर को इसका डेफिनेटली बेनिफिट एज अ बोनस, और गवर्नमेंट को ऑल्सो एज अ ओनर। और आने वाले दिनों में जब IPO होगा तो जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा उतना शेयर होल्डर्स को भी उसका मतलब बॉटम लाइन बढ़ जाती है, बॉटम लाइन बढ़ने से शेयर का प्राइस अर्निंग बढ़ जाता है, प्राइस पर शेयर बढ़ने के कारण फिर इसको प्राइस ऑफ द शेयर ऑल्सो विल इंक्रीज। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट तीनों जगह पे लगता है। वैसे एजेंटों के लिए इसका कोई मायने नहीं है बिकॉज वो वेरिएबल एक्सपेंस है, तो एजेंट का जो है वो प्रीमियम जो लाता है उसके हिसाब से, डेवलपमेंट ऑफिसर को भी वो प्रीमियम के हिसाब से जो भी इंसेंटिव वो वेरिएबल में, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता नहीं है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में बाकी सब स्टाफ जो है और बाकी सब जो जैसे ऑफिस का अगर रेंटल पे ऑफिस है तो उसका जो कॉस्ट रहेगा, या मेंटेनेंस का कॉस्ट रहेगा,
सैलरी का जो एक्चुअल एम्प्लॉयज़ का सैलरी वो सब पूरा जो है वो इकट्ठा करके उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो मुझे लगता है इम्पैक्ट इसका सिर्फ बोनस के ऊपर और क्लाइंट्स के ऊपर होगा। वैसे एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, बट इसको हमको देखना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, बिकॉज आगे आने वाला जो बोनस है वो सब इसके ऊपर डिपेंड है। तो लाजर जी, कोई भी नई इंश्योरेंस कंपनी आती है या फिर आपने बोला जो प्राइवेट कंपनीज है उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, अराउंड 12% तक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस 8% के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या उनके बोनस पे भी इम्पैक्ट होता है इसका? नहीं, उसका बोनस पे इम्पैक्ट नहीं होता है। अगेन मैंने जैसे बोला ना कि अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब वो सिंपल ऐसा होता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो नॉर्मली वो शेयर होल्डर्स को उसको ये करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर को जो भी मतलब माइनस होता है वो सब शेयर होल्डर के अकाउंट में चला जाता है। उसको पॉलिसी होल्डर को उसका कोई ये नहीं है, बिकॉज पॉलिसी होल्डर का जो भी रकम है, जो भी डिफाइन किया गया है और जो IRDA को प्रोडक्ट फाइल किया गया है, तो उसमें वेरी क्लियरली डिफाइन रहता है। तो आपका एक्सपेंस जो भी हो वो पॉलिसी होल्डर का जो है, तो प्राइवेट कंपनी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता नहीं, इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर पे ज़रूर पड़ेगा। नहीं तो लाजर जी, आपने बोला कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो उससे बोनस बढ़ जाता है। तो अगर इसका बोनस बढ़ गया है तो कंपैरेटिवली प्राइवेट कंपनी से इसका बोनस ज़्यादा ही होगा। किसका? LIC का? LIC का ज़्यादा ही हाँ, होगा, हाँ, मतलब मतलब इसका बोनस ज़्यादा है। नहीं ऐसे अगेन क्या होता है ना, वो मैं इसके लिए बोला कि इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, अब एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका जो एक्चुअली ने क्या एस्टिमेट लगाया है, यू नो, तो वो एस्टिमेट को वो प्रीमियम में बिल्ड करता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एस्टिमेट वो बिल्ड करेगा, बिकॉज जब कंपनी शुरुआत में जब स्टार्ट होती है उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत, मतलब रेशियो एटलीस्ट बहुत हाई रहता है, बिकॉज प्रीमियम आने के लिए 1-1.5 साल लगता है। हाँ, तो खर्चा फिक्स्ड है, तो वो होता है। तो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फ्लैटन आउट हो जाता है। और इसके लिए जो एक्चुअली है वो क्या करता है, अपफ्रंट उसको बुक नहीं कर सकते, इसके लिए वो प्रीमियम के अंदर उसको बिठा देता है। और एक्चुअल जो कंपनी है वो कंपनी ऑलवेज क्या करेगी कि बेसिकली वो इस जो एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस है, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस है, उससे वो ट्राई करेगी कि कम रहे ऑलवेज, बिकॉज वो फिर उसमें गड़बड़ अगर हो जाती है तो शेयर होल्डर को वो फिर उसको जो भी उसका भरपाई करना है, जो भी कॉम्पेंसेट करना है वो शेयर होल्डर को करना पड़ता है। तो वो पॉलिसी होल्डर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। पॉलिसी होल्डर फंड जो है वो डिफाइंड है, क्लियर है एकदम, और वो इन्वेस्टमेंट जो होता है उस प्रकार से होता है। जो भी एक्सपेंसेस है वो कंपनी को जितना कंपनी ने बुक किया है उतना ही वो कर सकती है, उसके ऊपर वो नहीं ले सकता। उसके ऊपर अगर हो गया तो फिर वो शेयर होल्डर फंड से आ जाता है। तो टेक्निकली ऐसा बोल सकते हैं हम कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर को ही होता है, जनरली, ना ही कस्टमर को होता है, ना ही इंश्योरेंस एजेंट्स को होता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ शेयर होल्डर पे। और बोनस पे होगा, अगर वो मतलब अगर बहुत कम हो जाते हैं तो बोनस बढ़ जाता है। तो एकदम कम हो गया तो शेयर होल्डर को फायदा नहीं जाता है। शेयर होल्डर को इसमें क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट में शेयर होल्डर को इसमें नुकसान होता है, फायदा नहीं रहता है। फायदा मतलब वो परसेंटेज में रहेगा, बट उसका फायदा अगर वो कम हो जाता है तो दोनों को फायदा मिलता है। जैसे 90% फायदा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, 10% फायदा जो है शेयर होल्डर को मिलेगा। बट अगर माइनस में चला गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो पॉलिसी होल्डर को उसमें से नहीं, पूरा 100% जो है वो शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ता है। तो लाजर जी, ये जो जानकारी है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जानकारी है, क्या ये किसी तरीके से एक इंश्योरेंस एजेंट को या कस्टमर को कुछ इम्पोर्टेंट है उनके लिए? एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक वो ध्यान रखने से मुझे लगता है वो पता चल जाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। और जैसे मैंने कहा, एब्सोल्यूट टर्म में देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रेशो देखने की ज़रूरत है। हमको ये देखना है कि सालों सालों बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर सालों सालों कम हो रहा है, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि एक्चुअली एब्सोल्युटली इसको हम लोग कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक मैं एक्चुअली को जाके मिलूँ और उनको पूछूं कि बाबा ये हर पॉलिसी में अपने एक्सपेंसेस कितना पकड़ा है, तो वैसा देखने जाएंगे तब पता चलेगा। बट एज अ इंडिविजुअल, एज एन एजेंट, एज अ क्लाइंट, मुझे ये देखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ईयर ऑन ईयर अगर गिर रही है तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि उससे फिर बोनस और प्रॉफिटेबिलिटी पे डेफिनेटली मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 17-18 में 9.47 था और फिर 8.65 हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का IPO आ जाएगा, जैसे LIC का IPO हो जाए, तो उस वक्त लिस्टेड कंपनी के
अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में हमें जानकारी पता चलता है उनका हाँ, yes, हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें एज ए शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने में yes, yes. वो जो है बहुत फायदेमंद होगा। Yes, तो yes. डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू जो है Yes, yes. इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति शेयर के लिए। होल्डर, राइट राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में जानकारी ये हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो कि उस कंपनी के बारे में इन डेप्थ उस कंपनी के ग्रोथ के रिकॉर्ड को समझना चाहता है, Right, यू नो, एक अनुमान लगाना चाहता है कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कितना आगे तक जा सकती है। तो ये जानकारी जो है एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानकारी लाजरस जी आपने दी, इसके लिए मैं और आपका शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर के लिए ये मतलब अभी जब हम लोग शेयर होल्डर की बात करेंगे आफ्टर आईपीओ, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा मायने रखता है, बिकॉज उनका शेयर का वैल्यू पूरा इसके ऊपर डिपेंड होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी का। डेफिनेटली एज अ शेयर होल्डर अगर मैं शेयर लेता हूँ तो फिर मेरे को ये बहुत मायने रखेगा, यू नो, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाजरस जी आपने हमारे साथ में शेयर की। ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरली लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं होते, बात नहीं करते हैं, लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाया, इस जानकारी को उजागर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी और बताया कि वाकई में हकीकत कुछ और है। तो दोस्तों अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई और प्रश्न है जिनके उत्तर आपको न मिले हो, तो कमेंट्स में आपके प्रश्न हमें लिखकर भेजिए, या अपने विचार आप कमेंट्स में हमें लिखकर भेजिए कि कैसा लगा है आपको एपिसोड। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने BITV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।